दैनिक उत्तम हिंदू टीवी देख रहे देश विदेश के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रचना सेवक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम चर्चाएं खास। और हम इस प्रोग्राम में अपने राज्य देश विदेश से जुड़ी हुई कुछ अहम बातों पर चर्चा करते हैं। और इस खास चर्चा के लिए हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं दैनिक उत्तम हिंदू टीवी के मुख्य संपादक इरविन खन्ना जी। सबसे पहले तो बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत। और आज सर जो खास चर्चा का विषय है वो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 4 जनवरी को लक्षद्वीप की कुछ तस्वीरें शेयर कर लोगों को वहां घूमने की अपील की गई। और इस बात को लेकर मालदीव के कुछ मंत्रियों की तरफ से भारत विरोधी टिप्पणियां की गई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोध में टिप्पणियां की गई सोशल मीडिया पर। तो इस बात से भारत के विदेश मंत्रालय ने भारत में ही मालदीव के जो हाई कमिश्नर हैं इब्राहिम शाहिब, उन्हें बुलाकर सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत विरोधी टिप्पणियों के खिलाफ चिंता जाहिर की। और मालदीव सरकार ने इस मामले को ठंडा करने के लिए आपत्तिजनक टिप्पणियां करने वाले मंत्रियों को निलंबित किया। तो इस बात को लेकर भारत और मालदीव में विवाद पैदा हुआ। तो आप भारत और मालदीव के इस विवाद को किस तरह से देखते हैं? क्या असर पड़ने वाला है आगे? देखो, मालदीव जो है, जो उनके टिप्पणियाँ आई, जी, जो उन वहाँ पे रोष मार्च हुआ मोदी बिल्कुल सर। प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ, वो बड़ा अभद्र था। वहाँ बिल्कुल सर। देखने में जो भी था, सुरक्षा के दृष्टि से मालदीव हमें इम्पोर्टेंट है। हम्म। लेकिन दूसरी पक्ष पहलू ये है कि मालदीव जब 1988 में इसका क्राइसिस आया था, तख्ता पलट कर जो विद्रोही आए थे, तो भारत ने ही उस समय मदद करके वो मदद कर। स्थिति संभाल ली थी। जी। और आज की स्थिति भी ये है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा की जो ट्रेनिंग डिफेंस के हिसाब से देते हैं, और रोज़मर्रा की ज़िंदगी, और अगर विशेष रूप से कोविड के दिनों में सबसे, क्योंकि भारत की नीति अपने पड़ोसी देशों के साथ प्राथमिकता पर व्यवहार करने की बिल्कुल है। सर। बिल्कुल। लेकिन जो वर्तमान वहाँ के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद मोइजी, उनका जो झुकाव था वो आज भी है और पहले भी चीन के साथ रहा। जी। और उनकी पार्टी और इनकी अपनी भूमिका के कारण ही मालदीव में भारत विरोधी माहौल बना। हम्म। और जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने लक्षद्वीप में जब जो तस्वीरें सोशल मीडिया पे सार्वजनिक की या जो अपील की, उसमें मालदीव के बारे में उन्होंने कुछ कुछ नहीं नहीं कहा, कहा। कुछ बिल्कुल नहीं। ये बिल्कुल। बात हाँ। विशेष रूप से ध्यान, पर उनका रिएक्शन आया। और आज उस समय जो मोहम्मद मोइज़ी थे वो चीन की यात्रा पे गए, और उन्होंने वहाँ पे जाकर अपना घोषणा की कि चीन हमारा सबसे घनिष्ठ मित्र है, और अपील की कि हमारे इस समय चीन के पर्यटक वहाँ पे ज़्यादा जाएं, और चीन ने भेजे भी। वो एक टेम्पररी फेज होता है, भेज दिए, बात खत्म हुई। लेकिन उनकी इस भावना से, भारत विरोधी भावना से, देखो एक छोटा सा देश है, कट्टर मुस्लिम देश है, वहाँ पे मूर्ति पूजा या हिंदू धर्म या कोई भी सार्वजनिक रूप से किसी अन्य कोई जा पूजा नहीं कर नहीं कर सकता। तो सकते। एक बात तो इस पे है। दूसरी, वो निर्भर भारत पे, ये भारत पे। तीसरा पहलू ये है इस बात की, उसकी जितनी आमदन है उससे ज़्यादा कर्जा उसने चीन से लिया हुआ लिए है। हुए। तो ये स्थिति स्पष्ट करती है कि वो एक चीन के जो प्रेजेंट उनके राष्ट्रपति हैं, जो सरकार है, वो चीन की एक कठपुतली सरकार है। चीन के पास उनके 17 टापू पट्टे पे है, जहाँ पे चीन में है। और चीन की कोशिश ये है कि भारत के फौज में पहले थी, वो बाहर आई। अब वो जो भारत विरोधी माहौल बना रहा है, जितने वो चीन तो भारत के विरोध में खड़ा है, क्योंकि भारत एक उठता बिल्कुल देश है और चीन बिल्कुल। को इसकी एहसास है। हम्म। तो ये एक स्थिति है। बाकी मैं कहता हूँ हर बुराई में एक अच्छाई भी होती है। जो मालदीव ने हमें झटका दिया, जी जो सर। बयान दिए, जो बिल्कुल। हमारे मान सम्मान को किया, तो उस पर भारतीयों को भी कॉन्शियस होना चाहिए, उनकी आत्मा जागनी चाहिए। हम्म। और सरकार को भी, भारत सरकार को भी, भारतीयों दोनों को। क्योंकि जब हम विदेश जाते हैं तो सबसे अपना पैसा भी साथ ले जाते ले हैं, जाते अपनी हैं। इकोनॉमी कमज़ोर करते हैं। बिल्कुल। अगर हम अपने देश के पर्यटक स्थलों पर ध्यान दें, उनका सरकार बुनियादी स्ट्रक्चर उनका मजबूत करे, हम्म। और पर्यटक भी वहाँ पे जाएं, तो अपना धन अपने पास रहा, अपने स्ट्रक्चर भी इम्प्रूव हुआ, और अपने जो पिछड़ा कोई प्रदेश है जहाँ पे, तो वहाँ भी आर्थिक खुशहाली भी आई। बिल्कुल। और जब हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखते हैं, तो उसके हिसाब से भी ये ज़रूरी है। तो मैं कहता हूँ कि बुराई में अच्छाई आई है हमारे सामने। बिल्कुल। हमें अपना मान सम्मान संभालते हुए
अपने अंदर झांक कर अपनी जो कमजोरी, जिस पे उन्होंने टिप्पणियां की कि लक्षद्वीप के जी वहाँ पे कमरे ठीक नहीं है, स्वच्छता ठीक नहीं है, बिल्कुल, बिल्कुल तो सर। ये जो सारी बातें हैं ये हमें ध्यान में रख के अपना सरकार और समाज दोनों को मिलकर इनको भारतीय के भावना से और गर्व के साथ अपने सब संस्कृति जो स्थान है उनको संभाल के आगे चले, यही इसका एक संदेश मैं समझता हूँ लेना चाहिए हमें। ये चुनौती है, चुनौती को स्वीकार स्वीकार करके करना आगे चाहिए। बढ़ना चाहिए। बिल्कुल सर। और हम भी आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बिल्किस बानो केस की। सर, सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो केस में 11 दोषियों को छूट देकर रिहा करने के फैसले को रद्द कर दिया है और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी की है कि गुजरात सरकार के पास इन दोषियों को राहत देने का अधिकार नहीं है। तो आप कोर्ट के इस फैसले के राजनीतिक मायने क्या देखते हैं और कोर्ट के आए इस फैसले को किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये जो फैसला सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है, ये एक अकेला बिल्किस बानो को या उसके परिवार को राहत देने वाला नहीं, ये हर उस आदमी को राहत देगा जो कानून में विश्वास करता है। हमारे बिल्कुल। देश में कानून का राज है और कानून इस फैसले ने ये कर दिया है कि देर है अंधेर नहीं, क्योंकि जो 11 व्यक्ति छोड़े गए उनका जो इतना घिनौना अपराध था, क्योंकि वहाँ पे बिल्किस बानो उस समय प्रेग्नेंट थी, सामूहिक बलात्कार भी हुआ, उसके 14 परिवार के सदस्यों का कत्ल भी हुआ और उसके बाद 14 वर्ष की सजा पूरी होने पर उन्होंने रहम की अपील की तो गुजरात सरकार के उसको मान लिया। मैं समझता हूँ कि राजनीतिक दृष्टि से या स्थानीय राजनीति समझे उसका लाभ लेने के लिए उन्होंने सरकार ने किया और उस सरकार गुजरात के इस फैसले से केंद्र सरकार पर उंगलियां उठी, न्यायपालिका पर उंगली उठी, कानून व्यवस्था पर उंगली उठी। जबकि सत्य यह है कि जो स्पेशल जज था जिसने ये केस सारा निर्णय लिया था उसने विरोध किया, केंद्र की एजेंसी सीबीआई थी उसने विरोध किया कि ये गलत फैसला गुजरात कर रही है, तो फिर भी किया गया। तो मैं समझता हूँ कि जो ये एक स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए कि ये जो फैसले हैं केंद्र सरकार नहीं करती, राज्य सरकारें करती हैं। कोई भी मामला चाहे रहम का जब आता है तो राज्य सरकार ने लेना था, गुजरात ने सरकार ने किया, जबकि ये महाराष्ट्र सरकार का दायरे में आती थी। लेकिन उससे एडवांटेज इस बात का लेगा कि एक प्रीवियस 2 जो सर्वोच्च न्यायालय की आई थी 2 बेंचों की पीठ ने उसको संवैधानिक सरकार करार देते हुए गुजरात को राहत को पहले इसका एक निर्णय था, उसी को आधार बना के अधूरे फैक्ट सामने रख के उन्होंने ये कर लिया। तो ये गलत परंपरा थी। इस परंपरा के साथ देश और प्रदेश के साथ साथ सारे एक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगा। तो मैं समझता हूँ कि ये एक राहत वाला और एक आशा की किरण जो जगाने वाला है कि कानून में विश्वास करने वाले की आखिर जीत होगी, सत्य की जीत है। ये इस तरह से लेना चाहिए और प्रदेश की सरकारों को राजनीति या अपने स्थानीय लाभ के लिए कोई ऐसा कदम नहीं करना चाहिए जिसके कानून पर भी और व्यवस्था पर भी प्रश्न चिन्ह लगे। मेरा इस तरह देखना है। जी। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सर कि बेंगलुरु से गोवा घूमने आई एक महिला सीईओ ने अपने 4 साल के बेटे की हत्या की। अब कहा यह जा रहा है कि उसका अपने पति से विवाद चल रहा था, वो अपने पति से तलाक लेना चाहती थी और ये नहीं चाहती थी कि उसका बेटा उसके पति से मिले। तो ये दिल दहला देने वाली घटना समाज की उस चिंतनीय अवस्था की तरफ सोचने को मजबूर करती है कि आज के आधुनिक दौर में रिश्ते तार-तार होते जा रहे हैं और लोग अपनों के ही हत्यारे बनते जा रहे हैं। तो आप इस चिंतनीय विषय को किस तरह से देखते हैं? क्या कहना है आपका इतनी दुखदाई घटना पर? देखिए, इंसान जब इस धरती से आने से पहले जब माँ के कोख में होता है तो पहले स्वार्थ के साथ उसका रिश्ता माँ से जुड़ता है। बिल्कुल। धरती से आने से पहले जो रिश्ता बनता है वो माँ से बनता है और जीवन के अंतिम क्षणों तक वो माँ के साथ रिश्ता बनता है। माँ का रिश्ता बाकी अन्य सब रिश्तों से ऊपर रिश्ता है। एक बात इसको मान के। दूसरा, माँ जो है ना, माँ केवल जन्म नहीं देती, माँ पालती है, पोसती है, संस्कार देती है। हमारे धार्मिक ग्रंथों में लिखा गया कि माँ एक इंसान और मौत के बीच ढाल का काम करती है। जब तक माँ जिंदा है तो बच्चे को चाहे वो बूढ़ा भी क्यों ना हो जाए, उसको यही लगता है कि अभी मैं माँ बैठी है ना तो कोई चिंता के विषय नहीं। वो माँ के होते हुए उसके एहसास ही नहीं होता कि मौत मेरे सिर पे भी खड़ी है। उसको पहले माँ दिखाई देती है और माँ एहसास भी नहीं होने देती बच्चे को, इंसान को, कि तू बड़ा हो गया या कुछ है ना।
माँ के जाने के बाद आपको सांस लगते हैं, आप मौत आपके सिर पे खड़ी है। और माँ तो एक कवच के रूप में देखते हैं आप, जिसको ढाल कहते हैं, कवच। बिल्कुल बिल्कुल और कवच जिसको देखे वो कातिल बन जाए, तो ये पतन की कितनी गहराई पे गिर चुके हैं हम। हम्म, और विशेष रूप से मैं समझता हूँ कि ये जो एक दशा पैदा हुई, जो पति पत्नी में आज बहुत ये किस्से, धैर्य और पेशेंस जो है वो क्यों बढ़ गए, दो कारण है इसके। एक तो परिवार, जैसे आपने कहा, परिवार टूट रहे हैं, बिल्कुल। और दूसरी जो काम में जाती हैं, चाहे वो दूर, मतलब परिवार से दूर जाकर कोई कार्य करने, चाहे औरत है चाहे मर्द है, वो मर्द, इसका पति जो इंडोनेशिया में है, ये लोकल बैठे हैं, दोनों पढ़े लिखे हैं, और वो स्टार्टअप की ये एक बड़ी पहली महिला है जिसमें पहचान अपनी बनाई। बिल्कुल सर। तो ये जो स्थिति बनती है, ये बनती है अकेलेपन के हिसाब से। जब ऐसी मन में तनाव पैदा होता है, परिवार में जब आदमी रहता है तो अपना दुख सुख वो बांट लेता है। हमारे पंजाबी में कहते हैं कंध नाल भी गल कर लेनी, अपने मन ਨੂੰ हौला कर लेना। हाँ जी, कंध नाल भी गल, ये पंजाबी की एक कहावत है, भी गल कंध ना करना, कि आपकी मनोस्थिति जो है आपकी बाहर आ जाती है, और आपने उस दौर फ्रस्ट्रेशन बाहर खत्म हो निकलते, जाती है। हाँ, निराशा फ्रस्ट्रेशन हताशा से हाँ, बाहर बाहर आ निकलते जाते हैं। हैं। तो ये एक कारण निराशा हताशा का भी। दूसरा ये है कि एक स्वार्थ अपने आप में आया, कि जो एक न्याय का, जो न्यायपालिका का फैसला था पति को सप्ताह में एक दफा बुलाने, वो पसंद नहीं था। पर उस बच्चे का क्या कसूर था? कोई उस मासूम का तो कोई कसूर नहीं। वो माँ के आंचल में जो खिलनियां लेना चाहता, वो माँ का आंचल ही उसके मौत का फंदा बन गया। तो ये एक ऐसी स्थिति है कि जब आप अपने दोस्त मित्र सोशल मीडिया पे ज्यादा रखते हैं, अपने आस पड़ोस परिवार के सदस्यों से दूर होते चले जा रहे हैं। ये एक कारण ये भी है कि आप परिवार से संपर्क और संवाद टूट गया, आप मोबाइल पे, सोशल मीडिया पे आपके संपर्क बढ़ते जा रहे हैं। तो फिर जब ऐसी धरातल का स्थिति सामने आपको फेस करनी पड़ती है कुछ, तो आप उसमें कमजोर जाते हैं, टूट जाते हैं। तो यही एक कारण है। इस पे समाज को भी आत्मचिंतन करना चाहिए कि आप जो आपके बेटे या बेटियां या कोई भी बहू बाहर कार्य करने की है, उसके साथ आपका सकारात्मक संवाद संपर्क बना रहना चाहिए, ताकि ऐसी स्थिति ना आए कि वो अपने, क्योंकि इससे पहले आप देखें कि कोई कत्ल केस भी हुए हैं जो घर वालों से दूर जाकर लड़कियों ने किए, उनके बाद में टूटे, वो इसी कारण के परिवार से रिश्ता टूट गया, संपर्क और संवाद कमजोर हो गया, तो फिर ये घटनाएं आती हैं। तो ये एक दुखदाई घटना है। तो ये एक आत्मचिंतन वाली है और दुखदाई है। इसको समाज ही संभाल सकता है। कानून तो तभी आएगा बीच में जब घटना हो, उससे पहले नैतिक पहलू तो समाज को देखना पड़ेगा। तो समाज ही देखे, जो बुद्धिजीवी वर्ग है उनके समझाए भी कैसे चलना, जो हमारे संत समाज है, दूसरे हैं, हर अपने स्तर पे परिवार समाज करें, जो बड़ी सोचनीय स्थिति है, चिंता वाली जैसी है। क्योंकि सर हम अपने आप में सिमटते जा रहे हैं, ज्यादा दायरा नहीं बड़ा, पहले बहुत बड़ा दायरा था लेकिन अब हमने संकीर्ण होते जा रहे हैं, कम मोबाइल कर पर लिया है। सीमित हो गए, हाँ, सोशल बिल्कुल सही मीडिया, बात है। जबकि वो कहाँ पे बैठा, वो आपको दुख की घड़ी में हाँ, आपके पास ही नहीं आएगा। बिल्कुल तो सही। सही। और आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे राम जन्मभूमि की, अयोध्या की। सर, अयोध्या में नए राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का जो समारोह है वो 22 जनवरी को है, और साथ ही साथ लोकसभा चुनाव भी आने वाले हैं। और 22 जनवरी को होने वाले इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर राजनीतिक दलों में सियासत भी जो है वो तेज हो गई है। अब कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के साथ जो घटक दल हैं उसके, उन्होंने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का न्योता जो है वो ठुकरा दिया है। और इस पर भाजपा का ये कहना है कि जो कांग्रेस है वो हिंदू विरोधी है। तो आप इस स्थिति को किस तरह से लेते हैं? आपको क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन पर इस बात का असर दिखाई देगा आने वाले लोकसभा चुनावों में? देखिए, एक बात सबसे पहले तो ये जो प्राण प्रतिष्ठा राम जन्मभूमि की हो रही है, ये 5 या 6 सदी बाद आई है। ये एक ऐतिहासिक पल है हमारे। हम आज़ादी तो 1947 में मिल गई हमें, लेकिन मानसिक गुलामी या अपने अतीत को संभाल के आगे करना या गर्व करना उस पर हमारा अतीत है। तो वो ये एक अवसर है जो राम प्रतिष्ठा 22 जनवरी को जो होनी है। आज सारा देश दुनिया में जो राम भक्त या सनातन धर्म या हिंदुत्व में विश्वास करने वाले हैं, वो सारे एक अद्भुत उत्साह पैदा, हर्ष है उसमें सबको। और इस देखिए, हमारा जो संविधान है, संविधान निर्माताओं ने अपना लक्ष्य राम राज रखा है, क्योंकि राम को हम भारतीयता का
प्रतीक प्रतीक मानते मानते हैं, हैं। संस्कृति का केंद्र बिंदु है और लक्ष्य उनका राम राज्य वो उसकी तस्वीर है संविधान में राम दरबार की, क्योंकि उनका लक्ष्य जैसे कि ऐसा राज्य चाहिए कि जिसमें मर्यादित सारे कार्य होते हैं। लक्ष्य सिर्फ ये है, धर्म की नहीं, उसमें मर्यादा को लेकर एक जीवन, मर्यादित जीवन कैसे जिया जाता है, भाई के रूप में, पिता के रूप में, बेटे के रूप में, पति के रूप में, पत्नी के, वो सब उसमें आ जाते हैं। अब समस्या है कि ये जो राजनीति की बात कांग्रेस कहती है कि भाजपा कर रही है, तो कांग्रेस खुद भी तो यही कर रही है। वो मुस्लिम मतदाता को आकर्षित करने के लिए और वामपंथियों को करने के लिए वो कर रही है। और जो गठबंधन की आप बात करते हैं, डीएमके ने पहले जो वहां पे सनातन धर्म को लेकर क्या कुछ कहा, समाजवादी पार्टी के नेता है वो क्या कह रहे हैं, तो ये खेल जो राजनीति का बिंदु नहीं बनना चाहिए था, जो मुद्दा ये खुद बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा कारण मैं ये समझता हूँ कि कांग्रेस की मजबूरी ये है कि ये सारा संघर्ष राम जन्मभूमि का विश्व हिंदू परिषद और भाजपा ने लड़ा। स्वयं मोदी जो आज प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने 11 दिनों का अनुष्ठान भी शुरू कर दिया। ये 1992 की यात्रा में अडवाणी जी के साथ उनके साथ ही रहे सारी, हाँ। और दुख सुख सारा यात्रा का इन्होंने झेला और एक लक्ष्य संकल्प रखा। तो ये सारा हिंदू संगठन, शिवसेना या सनातन संगठन नेतृत्व जो था विश्व हिंदू परिषद और भाजपा संघ ने किया, उसके साथ शिवसेना जुड़ी या और अन्य हिंदू संगठन जुड़े, कांग्रेस नहीं जुड़ी। सर कांग्रेस आज भी इसे भाजपा का समारोह कह रही है। कांग्रेस की स्थिति ये है कि कांग्रेस इस स्थिति का फेस नहीं कर सकती, सामना नहीं कर सकती, क्योंकि उन्होंने राम के अस्तित्व को ही नकार दिया, एफिडेविट दे दिया सर्वोच्च न्यायालय में भी, नहीं मनमोहन सिंह सरकार के समय भी ये अस्तित्व भी नहीं, ये मिथ है, वो फलाना। अब उनको ये समझना चाहिए कि जब राम ने जो आता है ना उसमें सुंदरकांड में जी, तो राम उस समय जब विभीषण आता तो लक्ष्मण प्रश्न चिन्ह करते हैं कि ये दूसरे विरोधी पार्टी का भाई है, तो राम उस समय कहते हैं मेरी शरण में कोई भी आए, जब वो आता तो मेरा फर्ज है उसको संभालना, उसको शरण में। तो कांग्रेस के पास एक मौका था अपनी अतीत की भूल सुधार के, कहते हुए हम जाएंगे। अच्छा, मैं इसको एक और विकल्प देता, उन्होंने जो इनकार किया, इनकार करने का ढंग भी नहीं सलीका नहीं उन्होंने, मेरा मान लो चलो उन्होंने इन्विटेशन दिया, उन्होंने निमंत्रण दिया, इन्होंने अस्वीकार कर दिया, लेकिन जो अस्वीकार करने का ढंग है वो भी गलत है। मैं ये समझता हूँ, पता नहीं उनके बुद्धिजीवी जो कौन है वो ये कह सकते हैं कि ये कार्य जो आरोप लगाते हैं विश्व हिंदू परिषद का है या भाजपा का है। हम 22 तारीख को नहीं जाएंगे, हम एक हफ्ता बाद, एक सप्ताह बाद इस स्थिति को हम सब विवक्षित है, वो तो जाने से इनकार कर रहे हैं। ये जो भावना देना है ये उनके लिए आत्मघाती है। उनका फर्ज ये बनता था कि ये अगर भाजपा का है, विश्व हिंदू परिषद का है, या उनको लगता है कि हम इनके आंख से आंख मिला के बात नहीं कर सकते क्योंकि हम तो विरोध करते हैं, तो राम का तो विरोध नहीं करना ना। मोदी सरकार का विरोध करते करते आप भगवान राम का कैसे विरोध कर सकते हो? आप ये कह सकते हो कि हम अगले सप्ताह जाएंगे, पूरे शान शौकत से जाएंगे, हमें आस्था है। आपने तो वो शब्द भी नहीं कहे। आप ये तो कह सकते हैं हमारी आस्था है पर हम एक सप्ताह बाद जाएंगे, तो लोग तब भी समझ जाते हैं ठीक है, कोई झगड़े वाली बात नहीं। अब तो आपने मोदी के नाम पे या सरकार के विरोध के नाम में भगवान के विरोध, तो ये एक उनके लिए चुनावी दृष्टि से भी, सांस्कृतिक दृष्टि से, विश्व की दृष्टि से भी नुकसानदेही होगा। इसका कोई लाभ नहीं होने वाला। इसको जितनी जल्दी सुधार लेंगे उनकी बेहतरी होगी। तो ये थी हमारी आज की खास चर्चा, और फिलहाल के लिए हम अपने प्रोग्राम चर्चाएं खास को यही देंगे विराम। मुझे रचना सेवक और सर को दे दीजिए इजाजत। नमस्कार।